Okay, so let us start with electrostatics topic. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक एकदम ग्रेविटेशन में जो हमने पढ़ा था उसके सिमिलर है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वाज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स विल बी गिवन बाय कैपिटल G की जगह स्मॉल k आ जाएगा विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, m1 m2 की जगह q1 q2 आ जाएगा और r will just remain the same. एक और डिफरेंस है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो इसमें हम एक नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं दैट मीन्स द फोर्स विल बी रिपल्सिव, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। So, except for a sign difference, the analysis in case of gravity and electrostatics will remain entirely the same. वहां पर हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U that was equal to integral of F dot dl from infinity to that place R, and it was equal to G m1 m2 divided by R, where R was the distance up to which we were calculating the gravitational potential energy, and इसमें भी एक नेगेटिव साइन था। यहाँ पर भी सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव k q1 q2 बाय r। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन होगा नेगेटिव की जगह। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए आप फोर्स को मास से डिवाइड करते थे, तो दोनों मासेस की जगह एक ही मास रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए भी आप चार्ज से डिवाइड करोगे तो k q1 बाय r स्क्वायर आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करते थे, सो वी वर गेटिंग g m1 बाय r। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए वी विल डू द सेम थिंग विद चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज q1 इज गिवन बाय k q1 बाय r। सब कुछ सेम है। अब हम देखते हैं एक स्फेरिकल बॉडी में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे चेंज होगी। तो अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है विच हैज अ रेडियस ऑफ कैपिटल R and we have to find the electrostatic field as a function of distance r from the origin. तो क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड भी लीनियरली इंक्रीज करती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी लीनियरली इंक्रीज करेगी अप टू अ मैक्सिमम लेवल एट द सरफेस। लेट्स कॉल द मैक्सिमम लेवल एज E, और इसके बाद इनवर्स स्क्वायर से ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे सरफेस से दूर जाती रहेगी। So the graph for electrostatic field as a function of position r from the center will look somewhat like this. ये maximum value is equal to capital K times Q. Q is the charge at the center divided by radius of the circle. Okay. तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में हमने देखा था कि ये 0 से स्टार्ट होते होते एक वैल्यू k q by r तक आ जाता है जब वो रेडियस पर आता है। सो एट द रेडियस द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय k q by स्मॉल। अब जब रेडियस के अंदर आना स्टार्ट होगा, सरफेस सेंटर और सरफेस के बीच में आना स्टार्ट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बट नॉन लीनियरली, and when it is at the center it will have a maximum value of potential energy, and इसकी value calculate करने के लिए we will use the same analysis that we used for the gravitational case. So let's say at a distance small r which is less than the radius of the surface, the gravitational potential energy will be given by k times 1 by 2r times 3 minus r square by
कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल के केस में भी ऐसा ही फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी सेम फॉर्मूला है। So if we move to the center of the surface at r is equal to 0, what will be the potential energy? It will just be equal to 3k by 2r. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर सरफेस के ऊपर है देन द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय k q by r, where r is greater than the radius of the surface. और अगर सरफेस के अंदर है देन द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय k q by 2r times 3 minus r square by capital R square. At r is equal to capital R, आप कोई भी दोनों इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, both will give you the same answer. ओके, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन। अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारा स्फेयर था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जगह सिर्फ सरफेस पे चार्जेस होते, सो दिस इज अ यूनिफॉर्म शेल which has a charge of capital Q and a radius of R. इस केस में हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और पोटेंशियल कैसे चेंज होंगे। तो फोर्स के लिए हम देखते हैं पहले, अब जब यूनिफॉर्म शेल है इसका मतलब अंदर एक भी चार्ज नहीं है, तो ये वाला रीजन इज फ्री ऑफ एनी चार्ज। तो अब यहाँ पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई फोर्स भी नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म शेल में अप टिल अ डिस्टेंस कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा तो वो जो सरफेस पे जितना भी चार्ज था उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इक्वल टू के क्यू बाय आर। सो सरफेस पे पहुंचते ही जितना भी यूनिफॉर्म शेल का कंट्रीब्यूशन था सब आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स में। तो ये सडनली फोर्स रेज होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसके बाद वही इनवर्स स्क्वायर की तरह ये ड्रॉप होता रहेगा। आर से बड़े वाले डिस्टेंस पे इस वाले रीजन में शेल हो या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फर्क आता है जब रेडियस इज लेस देन कैपिटल आर। उस केस में शेल में इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाता है, बट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में वो लीनियरली ड्रॉप होता है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल का ग्राफ इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म शेल। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर ग्रेटर देन द रेडियस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए एट आर ग्रेटर देन आर। तो इसलिए जो पोटेंशियल का ग्राफ पहले आ रहा था वो यहाँ पे भी आएगा। पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाय स्मॉल आर। लेकिन क्योंकि अंदर का फील्ड 0 है इसलिए अब अंदर जाने के बाद पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। सो हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल का ग्राफ विल बी गिवन बाय दिस, and this value is equal to k times q times divided by कैपिटल R। जब फील्ड 0 है तब पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, और जब फील्ड नॉन जीरो है तब पोटेंशियल अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट में आपका एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज साथ साथ में होंगे। So let's say a plus q charge is at the top and a minus q charge is at the bottom, and the distance between the two charges is given by small d. Then we define a new quantity which is called the dipole moment, and it is a vector quantity whose magnitude will be equal to q times small d and whose direction will be from the positive charge to the negative charge. So इस केस में the direction will be downwards. अगर हम डिस्टेंस को कम कर दें तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, या फिर अगर हम चार्जेस को कम कर दें तो भी डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। सो डाइपोल का नेट चार्ज तो 0 होता है, बट क्योंकि वो नेट चार्ज प्लस और माइनस में अलग अलग जगह पर लोकेटेड होता है उस वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। सो
इन अ डाइपोल आपको याद करना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल। अब डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है V या फिर पोटेंशियल होता है V, दैट इज गिवन बाय K टाइम्स P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब ये जो स्मॉल p वेक्टर है दैट इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। R vector is the radius vector from the plus charge to the minus charge, and R without a vector is just the magnitude of the radial distance. So for example, let's say the dipole is having a charge of plus q and minus q, and the distance between the charges is d. अब हमें किसी पॉइंट A पर डाइपोल पोटेंशियल निकालना है। Point A is at a distance or at a vector r vector from the center of the dipole, and it makes an angle theta with the direction of the dipole moment. तो इस केस में what will be the dipole potential? It will be given by small k. अब p वेक्टर का मैग्नीट्यूड will be equal to q times t, and r वेक्टर का मैग्नीट्यूड will just be r, और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है वी विल टेक द cos ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सो एक cos थीटा आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में वी विल गेट r क्यूब। सो एट अ डिस्टेंस r from the center of the dipole, the potential is given by k q d cos theta by r square। ये आपको याद करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी की जगह आप पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल। फॉर्मूला आपको याद करना है, दिस इज अ मस्ट, ये बहुत ज्यादा पूछता है इसके बारे में। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, then you will use the straight away formula, electric field is equal to negative dV by dr. So when you apply the derivative with respect to r for the potential, you will get the electric field of a dipole. This will come out to be 1/4 pi epsilon naught 2p cos theta by r cube. Check karo, are you getting this answer? ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। v ऑफ r इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा तो कांस्टेंट है, तो वो तो सेम टू सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। बस बचेगा नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ 1/r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr। ठीक है, बाकी p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सेम रख। अब ये नेगेटिव वाला नेगेटिव की जो पावर आएगी उससे कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में आएगा और r स्क्वायर का r क्यूब हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो था वो स्केलर क्वांटिटी है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो डायरेक्शंस होंगे, एक होगा रेडियल डायरेक्शन, जो कि अगर ये रेडियस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग, इसको हम बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट। अब इसका एक और कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा,
इसको हम बोलते हैं एंगुलर कंपोनेंट। तो अभी जो हमने निकाला वो था हमारा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका एंगुलर कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। एंगुलर कंपोनेंट का डेरिवेशन हमें नहीं करना, वो बाद में जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब आएगा। उसका हम सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। सो द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given by 1 by 4 pi epsilon naught p sin theta by r cube। तो इसमें आप देख सकते हो ऊपर में 2 नहीं है, cos की जगह sin थीटा है और बाकी सब सेम है। ये 2 हट जाता है और cos की जगह sin थीटा आ जाता है। तो आपको ये तीनों चीजें याद करनी है। पहले तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एंगुलर डायरेक्शन क्या होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ द रेडियल कंपोनेंट एंड द एंगुलर कंपोनेंट। तो लेट अस से हमारे पास ये डाइपोल है जिसका चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस है डी। वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस डिस्टेंस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई आर, दिस विल बी इक्वल टू k 2p cos थीटा बाय आर क्यूब, और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा विच इज e थीटा, दिस विल बी इक्वल टू kp sin थीटा बाय आर क्यूब, वेयर थीटा इज दिस एंगल। तो अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो विच इज एट अ डिस्टेंस लेट्स से p फ्रॉम p तो हम डाइपोल के लिए यूज कर रहे हैं, सो लेट अस से विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में थीटा विल बी 90 डिग्रीज। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन r एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। तो थीटा 90 डिग्रीज है। जो रेडियल वाला कंपोनेंट है उसमें cos 90 आएगा, तो रेडियल वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ एंगल वाला कंपोनेंट होगा विच विल बी kp by r cube इन द upward डायरेक्शन। सो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल जस्ट बी kp by x cube इन द upward डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पर निकालें डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट अस से दिस इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस केस में हमारा cos थीटा 1 हो जाएगा, sin थीटा 0 होगा। तो जो इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 0। द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द रेडियली अपवर्ड डायरेक्शन एंड whose value will be 2 kp by y cube। तो इसमें ये ध्यान रखना है अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हो तो सिर्फ आपकी एंगुलर डायरेक्शन में फील्ड होगी। अगर डाइपोल के अलोंग आप फील्ड निकाल रहे हो तो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में फील्ड होगी। बाकी बीच वाले पॉइंट्स पे रेडियल कंपोनेंट भी आएगा, एंगुलर कंपोनेंट भी आएगा और आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन आता है कि ये डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल का स्ट्रेंथ है P। You have to find the direction of electric field at point A, B, C and D। बस डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड नहीं बताना। सी वाले पे लेफ्ट पे होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो
जो सी पॉइंट है उससे पॉजिटिव चार्ज दूर है और नेगेटिव चार्ज पास है। तो इसका मतलब जो रिपल्सिव फोर्स है वो छोटा लग रहा है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बड़ा लग रहा है, अगर सी पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका मतलब नेट अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर डी पॉइंट पर देखो तो पॉजिटिव चार्ज पास में है, नेगेटिव चार्ज दूर दूर है। तो अगर डी में पॉजिटिव चार्ज होता तो लेफ्ट की तरफ बड़ा फोर्स लग रहा है और राइट की तरफ छोटा फोर्स लग रहा है। तो इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द डाइपोल होगी विच विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ए पर जो रेडियल वाली है वो जीरो होगी, राइट। बट हमने देखा है कि जब थीटा 90 होता है तो एक एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ए इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस एंड द माइनस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज है वो उस पर एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा और जो माइनस चार्ज है वो उसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट होगी एंड इट्स वैल्यू विल बी Kp by r क्यूब। तो ए पे फील्ड का डायरेक्शन होगा टू द राइट और बी में क्योंकि हमारा रेडियल डायरेक्शन भी है और बी पर हमारा रेडियल डायरेक्शन भी है और एंगुलर डायरेक्शन भी है। तो बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनके बीच के किसी डायरेक्शन में ऐसे। अब वैल्यू की बात करते हैं तो जो एंगुलर फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है Kp बाय आर क्यूब। जो रेडियल वाले हैं उनका मैग्नीट्यूड है 2 Kp बाय आर क्यूब। इसका भी 2 Kp बाय आर क्यूब। अब इसमें रेडियल और एंगुलर दोनों हैं तो इसमें आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 Kp बाय आर क्यूब स्क्वायर प्लस Kp बाय आर क्यूब स्क्वायर, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। क्या तो बेसिकली वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा डाइपोल टॉपिक खत्म। अब इसमें एक चीज आती है, अगर आपके पास एक डाइपोल है तो लेट्स से ये हमारे पास डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू और यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू का। तो इस टेस्ट चार्ज पर एक टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? उस टॉर्क की वैल्यू विल बी गिवन बाय पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये बस फॉर्मूला याद कर लेना है आपको। डाइपोल मोमेंट दे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा और टॉर्क वेक्टर निकालने को बोला होगा। So torque will be P vector cross E vector. So magnitude of torque will be magnitude of dipole moment times the electric field times sin theta, where theta is the angle between dipole moment and the electric field. Similarly, एक potential energy of a dipole होता है। Potential energy of a dipole is given by negative P vector dot E vector. ये भी आप देख सकते हो, काफी आसान है प्रूफ करना। तो अगर हमारा P वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा है टू द डाइपोल मोमेंट, तो द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय नेगेटिव PE cos थीटा। So torque is the cross product of P and E. Potential energy is the negative dot product of P and E. ठीक है, अब हम चलते हैं गॉस लॉ पर। जो अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो टू फाइंड दैट वी यूज द गॉस लॉ। सो लेट्स से हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर द एनक्लोज्ड चार्ज इज गिवन बाय क्यू एनक्लोज्ड। गॉस लॉ सेज कि अगर आप कोई भी सरफेस लोगे और उस पर इंटीग्रल ऑफ ई ओवर एरिया वेक्टर निकालोगे, that integral will be equal to the charge enclosed divided by small epsilon naught. इसका एक एग्जांपल देखते हैं। Let us try to find the electric field due to a point charge which has a charge q at a distance r from the center. तो इसके लिए पहले हम एक सरफेस बना लेंगे which will be a sphere of distance r.
तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री स्फेयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स एंड नॉर्मल टू द सरफेस. तो द इंटीग्रल E dot dA, which will be equal to q enclosed divided by epsilon naught, will be equal to E times the entire area, which is 4 pi r square, and this will be equal to q by epsilon naught. So the electric field due to a point charge q at a distance r is given by q by 4 pi epsilon naught r square. This is the derivation of Coulomb's law using the Gauss law. अब हम सपोज करो ये जो सेंटर पे चार्ज क्यू था इसको सेंटर से निकाल के हम एक hollow surface में डिस्ट्रीब्यूट कर देते यूनिफॉर्मली. So instead of the charge being placed right at the center, it is now distributed uniformly along a sphere. And now we have to find the distribution of electric field at a distance r from the surface or r from the center. The charge is distributed as at a distance small r, and we have to calculate the electric field at a distance capital R from the center. तो जो हमारा पिछला वाला डेरिवेशन था इंटीग्रल ऑफ ए डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है और चार्ज इंक्लोज्ड अभी भी क्यू है. तो अगर पॉइंट चार्ज की जगह हमारे पास हॉलो स्फेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सिमिलरली हम हॉलो स्फेयर की जगह इसे सॉलिड स्फेयर में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं. So let's say now the charge is distributed uniformly in a solid sphere of radius small r, and we have to calculate the electric field at a distance capital R from the center. तो अभी भी गॉस लॉ वाला डेरिवेशन सेम रहेगा. The electric field will again be equal to q by 4 pi epsilon naught r square. बट अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता, लेट से कि इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा डेंस चार्ज है और दूसरे वाले रीजन में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का. अब हम गॉस लॉ नहीं लगा पाएंगे बिकॉज नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट एज विल बी ग्रेटर, क्योंकि यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और राइट एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा. तो जब हम वो इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, हम इसको इंटीग्रल के बाहर नहीं निकाल पाएंगे. सो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वी कैन नॉट यूज द गॉस. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक होगा हमको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा. वी कैन नॉट यूज द गॉस लॉ फॉर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. It does not matter whether the charge is at the center or is uniformly distributed along the sphere. अब हम कुछ और केसेस लेते हैं. लेट अस से हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, ये ऊपर और नीचे इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा रहा है. पर यूनिट लेंथ इसका चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्डा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. तो इसमें भी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो इसके लिए द अप्रोप्रिएट सरफेस विल बी अ सिलेंड्रिकल डिस्क. लेट्स से द हाइट ऑफ द डिस्क इज स्मॉल h. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्क पर, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड गोइंग आउटसाइड फ्रॉम दिस लेयर इन द रेडियल डायरेक्शन. और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा बिकॉज एक तो ये इनफाइनाइट है और दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. तो गॉस लॉ के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. राइट हैंड साइड पर आएगा q enclosed which is lambda times h divided by epsilon naught. E dot dA will be equal to E times the surface area of the cylindrical disc.
surface area is equal to 2 pi r h, and this is equal to lambda h by epsilon naught. So electric field at a point r from a infinite rod carrying a uniform charge is given by lambda by 2 pi r epsilon naught. ठीक है, तो इन सब केसेस में यू कैन यूज द गॉस लॉ वेरी इजिली. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा रही है. You have to find the charge just above the sheet and at any point on the sheet. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो शीट ऐसा है और हमें इस पॉइंट जो कि जस्ट अबव द शीट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. सो इसका गॉसियन सरफेस लेंगे सिलेंड्रिकल एंड पियर्सिंग थ्रू द इनफाइनाइट शीट, ऊपर और नीचे. अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसका ऊपर की डायरेक्शन फील्ड ई होगा और नीचे की तरफ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई. तो इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अगर सरफेस एरिया ए है हमारे गॉसियन सरफेस का, तो चार्ज इनक्लोज्ड विल बी सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इंटीग्रल ऑफ ई डी आएगा ई ए ऊपर वाले सरफेस का कंट्रीब्यूशन और ई ए नीचे वाले सरफेस का कंट्रीब्यूशन. दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट. Therefore, the electric field E will be equal to sigma by 2 epsilon naught. तो ऐसे जितने भी केसेस हैं, रॉड, शीट, स्फेयर, सिलेंडर, जो सिमेट्रिक है, इनमें हम गॉस लॉ लगा सकते. बट अगर मान लो ये शीट इनफाइनाइट ना होती तो हम किस स्टेप को ना कर पाते. अगर ये शीट इनफाइनाइट नहीं होती तो हम किस स्टेप को नहीं यूज कर पाते. सो अगर ये शीट इनफाइनाइट नहीं होती, पहले तो ऊपर और नीचे वाला गॉसियन सरफेस का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता. दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की जगह थोड़ा एंगल पर होती, तो हमें हर पॉइंट पे एंगुलर फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ता अलोंग द एरिया वेक्टर, और फिर एनालिसिस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. इसलिए दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एन इनफाइनाइट गॉसियन शीट. ओके, तो हमने शीट देख लिया, लाइन चार्ज देख लिया. अब हम देखते हैं सिलेंडर. पहले हमने देखा था एक थिन रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. बट सपोज हमारे पास सिलेंडर है और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो will there be any difference between the electric field because of a cylinder and because of a thin rod if their charge density is the same per unit length? क्योंकि सिमेट्रिक दोनों केसेस में है और चार्ज इंक्लोज दोनों में सेम रहेगा, इसलिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. जो एनालिसिस हमने रॉड के लिए किया था वही एनालिसिस हम सिलेंडर के लिए कर सकते. द गॉसियन सरफेस विल बी अ सिलेंड्रिकल डिस्क लाइक दिस. ओके, अब हम देखते हैं एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है. इस सर्कुलर रिंग के पास चार्ज Q है. इस सर्कुलर रिंग का रेडियस इज स्मॉल r. We have to find the electric field at a distance x from the center of the ring and along the axis. So we have to find the electric field at point P. तो कैसे निकालेंगे? Okay, so let us say the electric field was E is equal to kq by x square. Okay, तो ये आंसर एक cos थीटा के फैक्टर से गड़बड़ है. Let us see how. तो जो ये ऊपर वाला चार्ज होगा, ये वाला पोर्शन ऑफ द चार्ज, ये लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में फोर्स. ठीक है, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा.
जो नीचे वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जो ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसी थर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला किसी फोर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर सिर्फ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख दे तो अब हम वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो इसमें हमें क्या करना है, हर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट लेना है एंड वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करना है। तो अगर ये वाला ऊपर वाला ऊपर वाला स्मॉल क्यू अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, देन वी हैव टू टेक द cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the horizontal direction. Now if we take all the charge distributions along the ring, तब सबका horizontal component we can add. Before taking the components we could not add the electric fields because they were along the different directions, but now they are all along the same direction, so now we can add. So the total electric field at point P will be given by kq by x square times cos theta. What is the value of cos theta in terms of r and x? और एक और चीज, जो हम के क्यू बाई एक्स स्क्वायर फोर्स ले रहे थे उसमें एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाला डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ तो इस डिस्टेंस पर लगेगा ना। तो यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। रेडियल डिस्टेंस was square root of r square by x square, so kq by r square will be kq by r square plus x square. अब cos theta is the cosine of this angle, तो base upon hypotenuse, base is given by small x, hypotenuse is given by square root of r square by x square. तो ये होगा हमारा total electric field at point P. It will be equal to kqx divided by r square plus x square to the power 3/2. ठीक है, समझ आ गया कैसे। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछता है, तो या तो आप इसको याद कर लो, नहीं तो आप इसका डेरिवेशन समझ लो जिससे जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। डेरिवेशन बहुत आसान है, आपको बस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा करना है, एंड कॉस थीटा आप ज्योमेट्री से पता कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर हमारा ऐसे रिंग होता और हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, this has a charge q, the radius is r, and we have to find the electric field at a distance x above the circular ring, तो भी हमारा सेम ही आंसर होता। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p will be equal to kq by r square plus x square to the power 3/2 times x। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स देख रहे हैं, इसलिए हम cos थीटा ले रहे हैं, इसलिए हमारा x आ रहा है आंसर में। कल हम देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जगह हम वर्टिकल कंपोनेंट सबका ऐड करेंगे, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। तो कल जब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो x की जगह ऊपर हमारा r आएगा, वो जब देखेंगे तब समझ लेंगे, अभी बस आइडिया ले लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो ही चीजें समझनी थी, एक तो गॉस लॉ और एक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटर्स। So capacitors are nothing but a body which can store some charge, and with that charge they can store some energy. So let us say ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और दोनों प्लेट्स का एरिया ए। तो एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज। तो बिकॉज दीज प्लेट्स कैन स्टोर सम चार्जेस, जब हम इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करेंगे, even though there is an air gap between the two plates, still we will say the current is flowing because the charges will keep on accumulating on the two plates and
the system will behave similar to the flow of electric current between the two plates. This property by which two plates nearby can store electric charge is known as capacitance. And capacitance की वैल्यू हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, that the charge stored on a plate is equal to capacitance of the system times the potential difference across the two plates. The value of the capacitance C is given by Q divided by potential difference V. तो अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका लेफ्ट प्लेट पर चार्ज प्लस है और राइट प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है, then we can say this capacitance C is equal to Q by V. अब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर प्लेट का एरिया A है और डिस्टेंस D है, then this C is also equal to epsilon naught A by D. इसको आप प्रूफ कर सकते हो that Q by V will be equal to epsilon naught A by D using the Gauss law. तो बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो बिटवीन द टू प्लेट्स, उस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देन योर कैपेसिटेंस विल टर्न आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A by D. तो दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, एक Q by V वाला और एक एप्सिलॉन नॉट A by D वाला। पहले फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि जब चार्ज स्टोरेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरे फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि अगर एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कम होगा तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ओके, तो अब हम डिफरेंट शेप्स का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। पहले लेते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास एक इनर प्लेट होती है और एक आउटर प्लेट होती है। इनर प्लेट का रेडियस होता है R1 और आउटर प्लेट का रेडियस होता है R2। जो इनर प्लेट है उस पर हमने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रखा है और जो आउटर प्लेट है उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रखा है। You have to find the capacitance of this sphere. तो कैसे निकालोगे? तो पहले हम चार्ज अज्यूम कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों प्लेट्स के बीच में वो निकाल लेंगे एंड देन वी विल से दिस V is equal to Q divided by C. C will be equal to Q by V. तो देखो निकाल के कितना आ रहा है। C should come out to be 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2 minus R1.
ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक बीच के स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। So we know the electric field is equal to k times minus q divided by r square. अब potential is nothing but the integral of E dot dr. So इसको हम r1 से r2 तक इंटीग्रेट कर देंगे. So the answer will come out to be k q by r, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो 1 by r1 minus 1 by r2. This will be the potential difference. And from the capacitance equation we know that this is equal to q by c. तो इसको जब सॉल्व करेंगे q will get cancelled out and capacitance will be equal to 1 by k times 1 by r1 minus 1 by r2. अब k को हमने 1 by 4 pi epsilon naught लिखा, so this will be 4 pi epsilon naught divided by 1 by r1 minus 1 by r2, which is the same as the expression given in the question. तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब एक और सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल शेल। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक सिलेंडर है जिसका आउटर सरफेस हैज अ रेडियस कैपिटल आर या फिर R2, and there is an inner surface जो cylindrical है but it has a smaller radius. So the inner surface has a radius of R1 and the outer surface has a radius of R2. The length of the capacitor, the length of the cylindrical capacitor is given by L. You have to prove that the capacitance of this system is given by 2 pi epsilon naught L divided by Ln R2 by R1. तो इसमें हम वही पहले जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम तरीके से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने बाहर की तरफ प्लस क्यू का चार्ज माना था, तो हम मान लेंगे कि जो आउटर रेडियस है उस पर प्लस चार्ज है, आउटर सिलेंडर पे प्लस चार्ज है और उसकी वैल्यू है प्लस क्यू। पूरा सारा आउटर सरफेस मिला के जितना चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, और जो इनर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है नेगेटिव क्यू। एक बार हमने जब ये अजम्पशन ले लिया, अब हम बीच के किसी रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब हम बीच के किसी रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर विल बी गिवन बाय, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि एक बीच वाली डायमेंशन का सिलेंडर होगा। तो इस सिलेंडर में हर जगह एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। सो हम गॉस लॉ जब लगाएंगे देन वी कैन से E टाइम्स द सरफेस एरिया विच इज 2 pi RL इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught, और Q enclosed है हमारा नेगेटिव Q। So therefore electric field at a distance r is given by negative q by 2 pi epsilon naught RL। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी गिवन बाय नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2। ओके, सो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और 1 बाय R dr। अब ये q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L तो एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा।
1/r का इंटीग्रल होता है ln ऑफ r, और जब लिमिट्स डालेंगे वी विल गेट ln ऑफ r2 बाय r1। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस। दिस विल बी इक्वल टू q बाय c। तो q और q हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड c की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय ln ऑफ r2 बाय r। तो कोई भी अगर सिमेट्रिकल शेप हो, आपको क्या करना है, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ या किसी और चीज से। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस निकाल पाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट q इज इक्वल टू cv। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाज q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l, और स्फेरिकल वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था नेगेटिव kq बाय r स्क्वायर। ऐसी कोई भी और सिमेट्रिक शेप होगा तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कैपेसिटेंस में कई क्वेश्चंस आते हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की। तो अगर ये कैपेसिटेंस C1 और C2 पैरेलल में है तो हम इनको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं विच हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ C1 प्लस C2। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर्स हैं तो इसमें कैपेसिटेंस पैरेलल वाले रेजिस्टेंस के बराबर वाला आता है। तो सेकंड केस में C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 C2 बाय C1 C2। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का, ईदर यू कैन यूज द सीरीज एडिशन, either you can use the parallel addition of capacitors or the series combination of capacitors, और उसको रिड्यूस करके एक सिंगल कैपेसिटर के फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, तो रेजिस्टेंस में सीरीज में सिंपली ऐड होता है और पैरेलल में हार्मोनिक मीन वाला लगता है, इसमें रिवर्स हो जाता है। अभी हमने देखा था अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो अगर हम जो इसका बीच का मीडियम है उसमें एयर की जगह एक डाई इलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दें, एंड द डाई इलेक्ट्रिक हैज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ k, then how will the capacitance of the parallel plate capacitor change? जब d काफी स्मॉल है तो बस इसको k के फैक्टर से रिप्लेस कर देते, तो जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सिर्फ एयर है तो अगर कैपेसिटेंस 10 फैराडे है तो अब एयर की जगह हमने डायमंड डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो कैपेसिटेंस 10 टाइम्स 5 50 फैराडे हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करके हम किसी भी चीज का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक चीज ये भी आती है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अगर हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस का, तो what will be the potential energy stored in this capacitor? So potential energy stored is given by 1/2 CV square, ये आपको याद करना है, and this is also equal to Q square by 2C। तो V को हमने Q by C रखा तो V स्क्वायर हो गया हमारा Q स्क्वायर by C स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर by 2C, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 QV। तो किसी भी फॉर्मूले को यूज करके आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। आपको कैपेसिटेंस दी होती है और आपको वोल्टेज दिया होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, यू हैव टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और एक दूसरा फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है दैट इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अगर ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज वाली प्लेट पास पास है तो ये एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, पर कैपेसिटेंस की वजह से वो अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस हो जाएगा।
So what is the force exerted by one plate of the capacitor on the other plate? That force is given by q square by 2a epsilon naught. ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू आता है। आपको चार्जेस दिया होता है, आपको एरिया ऑफ द प्लेट दिया होता है और पूछा जाता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। सो फोर्स इज गिवन बाय q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, कैपेसिटेंस खत्म हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तब क्या होता है। अभी तक तो जितने भी हमारे चार्जेस थे वो रेस्ट पर थे, दे वर इन अ स्टैटिक पोजीशन। बट जब हम चार्जेस को मूव करना अलाउ कर देंगे तो हम देखेंगे कि ना सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट एक मैग्नेटिक फील्ड भी स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूस होना। तो तब क्या होता है वो हम कल देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।